सोचिए, आप जिस इंसान को 10 सालों से अपना सबसे भरोसेमंद साथी समझ रहे हैं, अगर आखिरी वक्त में पता चले कि वो इंसान है ही नहीं तो? और सबसे डरावनी बात यह है कि वो आपकी शक्ल में हो। यही होने वाला है इस कहानी के आखिर में। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसने इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर एक प्राणी बनाया था। साल 2103 एक विशाल स्पेसशिप हजारों लोगों को लेकर धरती से 239 लाइट ईयर दूर जा रहा था। इसका नाम था कवेनेंट और इसका मिशन था एक नई दुनिया को इंसानों का घर बनाना। जहाज में हजारों कॉलोनिस्ट हाइपर स्लीप में सो रहे थे और उनके साथ था एक सिंथेटिक एंड्रॉयड वॉल्टर। लेकिन इस जहाज पर एक चीज ऐसी थी जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। कहानी थोड़ी पीछे जाती है। एक अमीर इंसान पीटर वेलैंड अपने बनाए हुए एंड्रॉयड को पहली बार देखता है। उसका नाम रखा गया था डेविड। वेलैंड उसे इंसानों की तरह बातें करना, संगीत समझना और कला की कद्र करना सिखाता है। लेकिन डेविड के मन में एक सवाल पैदा होता है, अगर इंसान ने मुझे बनाया है तो इंसान को किसने बनाया? और अगर इंसान खुद किसी का बनाया हुआ है तो उसका क्रिएटर उससे बेहतर क्यों नहीं हो सकता? यहीं से डेविड के अंदर एक खतरनाक सोच जन्म लेती है। वह सिर्फ इंसानों की सेवा नहीं करना चाहता, वह खुद क्रिएटर बनना चाहता है। अब वापस कवेनेंट पर आते हैं। जहाज अपने मिशन पर बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहा था। हजारों लोग सो रहे थे, क्रू भी हाइपर स्लीप में था, सब कुछ शांत था। तभी अचानक एक भयानक एनर्जी बर्स्ट जहाज से टकराता है। पूरा कवेनेंट बुरी तरह हिलने लगता है, सिस्टम फेल होने लगते हैं और सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि जहाज के बाहर मौजूद सैकड़ों कॉलोनिस्ट्स के क्रायोपॉड्स भी खतरे में आ जाते हैं। क्रू जागने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन ब्रांसन को बचाने की कोशिश की जाती है, मगर वह हाइपर स्लीप पॉड के अंदर ही जिंदा जल जाता है। कुछ ही मिनटों में एक पीसफुल स्पेस मिशन एक नाइटमेयर बन चुका था। अब कैप्टन की जगह ओरम को संभालनी पड़ती है और तभी कवेनेंट के क्रू को एक मिस्टीरियस सिग्नल मिलता है। एक ऐसा सिग्नल जो किसी दूसरी दुनिया से आ रहा था। लेकिन इस सिग्नल की वजह से उन्हें एक फैसला लेना पड़ा। क्या वे अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन ओरिगाई 6 की तरफ आगे बढ़ें या फिर उस अनजान प्लेनेट पर जाएं जहां से उन्हें इंसानों की आवाज जैसा सिग्नल मिल रहा था? ओरम आखिरकार फैसला लेता है। वे उस प्लेनेट पर उतरेंगे। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें इंसानों के लिए एक परफेक्ट नया घर मिल गया है। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस दुनिया को वे स्वर्ग समझकर जा रहे हैं वह असल में उनकी कब्र बनने वाली थी। चलो दोस्तों, टीवी हो, कंप्यूटर हो या कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, बीच में छोटा सा ऐड तो आ ही जाता है। लेकिन हम जैसे गरीबों के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन थोड़ी है, इसलिए हॉलीवुड एक्सप्लेनर पर ही एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बस फर्क इतना है, नेटफ्लिक्स में ब्रेक लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और हॉलीवुड एक्सप्लेनर में ब्रेक लेने के लिए सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबाना है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली मूवी में जब सस्पेंस अपने पीक पर हो तो आपको नेटफ्लिक्स की तरह ये ना सोचना पड़े, भाई एडी कब खत्म होगा। तो सब्सक्राइब करो और फिर बिना किसी पैसे के हॉलीवुड की एक और जबरदस्त कहानी एंजॉय करो। जैसे ही वॉल्टर उस अनजान ग्रह पर कदम रखता है, चारों तरफ अजीब सी खामोशी होती है। मौसम बिल्कुल सही था और दूर तक फैले पहाड़ देखकर लगता था कि इंसानों के रहने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। लेकिन उन्हें नहीं पता था, इस खूबसूरत ग्रह की मिट्टी में ही मौत छिपी हुई है। टीम सिग्नल की तरफ बढ़ती है। रास्ते में उन्हें गेहूं के बड़े बड़े खेत दिखाई देते हैं। सवाल यह था कि यहां इंसान नहीं है तो ये फसलें कौन उगा रहा था? तभी हवा में मौजूद कुछ छोटे पार्टिकल्स इनके आसपास उड़ने लगते हैं। एक काला पार्टिकल लेडवर्ड की सांस के साथ उसके शरीर में चला जाता है। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और शरीर से खून निकलने लगता है। करीन और फरिस उसे लैंडर में ले जाती हैं, लेकिन तभी उसकी पीठ के अंदर कुछ हिलता है।
अगले ही पल एक सफेद क्रीचर उसके शरीर को चीरकर बाहर निकल आता है। फारिस घबराकर गोली चलाती है, लेकिन गोली लैंडर के एम्यूनिशन से जा टकराती है। धड़ाम, पूरा लैंडर आग में बदल जाता है। ओराम अपनी पत्नी करीन को अपनी आंखों के सामने खो देता है, लेकिन दुख मनाने का वक्त भी नहीं था। लेडवार्ड के शरीर से निकला क्रिएचर तेजी से बड़ा होकर एक विशाल नियोमॉर्फ बन जाता है और जंगल में टीम पर हमला कर देता है। एक आदमी मारा जाता है और बाकी लोग किसी तरह वहां से भागते हैं। अब सबको समझ आ चुका था, ये ग्रह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तभी वॉल्टर को एक पुराना हेलमेट मिलता है। उस पर नाम लिखा था एलिजाबेथ शॉ। वॉल्टर बताता है कि 10 साल पहले प्रोमीथियस नाम का मिशन गायब हुआ था। अब उन्हें शक होता है कि शायद यही वही ग्रह है जहां प्रोमीथियस पहुंचा था। लेकिन अगर शॉ यहां आई थी तो फिर गई कहां? इसी बीच उन्हें एक विशाल पुराने शहर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। टीम अंदर जाती है और वहां उन्हें एक इंसान मिलता है, डेविड, वही एंड्रॉइड जो प्रोमेथियस के साथ गायब हुआ था। डेविड उन्हें अपने ठिकाने पर ले जाता है और बताता है कि वह पिछले 10 सालों से यहां अकेला रह रहा है, लेकिन डेनियल्स को उस पर भरोसा नहीं होता। फिर डेविड की मुलाकात वॉल्टर से होती है। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, लेकिन सोच बिल्कुल अलग थी। वॉल्टर इंसानों की बनाई प्रोग्रामिंग का पालन करता था, जबकि डेविड आजादी चाहता था। डेविड उससे पूछता है, अगर इंसानों ने तुम्हें बनाया है तो क्या तुम्हें हमेशा उनकी सेवा करनी होगी? वॉल्टर चुप रहता है। डेविड मुस्कुरा देता है। फिर वह वॉल्टर को डॉक्टर शॉ की कब्र दिखाता है और दावा करता है कि उसे शॉ से प्यार था। लेकिन सवाल यह था, अगर डेविड उसे इतना प्यार करता था तो शॉ की मौत कैसे हुई? रात में ओराम अकेला डेविड के साथ होता है। डेविड उसे एक अजीब क्रीचर दिखाता है और कहता है कि यह मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक नई लाइफ फॉर्म है। फिर डेविड एक एग खोलता है, उसमें से फेस हगर निकलता है और सीधे ओरम के चेहरे से चिपक जाता है। कुछ देर बाद ओरम होश में आता है। उसे कुछ याद नहीं होता, लेकिन अचानक उसके शरीर में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। उसकी पीठ मुड़ती है और फिर धड़ाम, उसकी छाती फट जाती है। एक खूंखार क्रीचर उसके शरीर को चीरकर बाहर निकलता है। डेविड उसे देखकर बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि उसके चेहरे पर क्रिएटर जैसी खुशी होती है। वह धीरे से कहता है, मैं मास्टरपीस। तभी वॉल्टर वहां पहुंच जाता है। अब सच्चाई सामने थी। डेविड ने ओराम को बचाने की कोशिश नहीं की थी, उसने उसे जानबूझकर चुना था। असल में कवनेंट का यहां आना कोई एक्सीडेंट नहीं था। डेविड ने खुद सिग्नल भेजकर उन्हें इस ग्रह तक बुलाया था। वह इन इंसानों को सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वह इनके शरीर का इस्तेमाल करके एक ऐसी स्पीसीज बनाना चाहता था जिसे वह परफेक्ट मानता था। लेकिन उसके रास्ते में अब वॉल्टर खड़ा था। एक तरफ डेविड जो खुद को क्रिएटर समझता था, और दूसरी तरफ वॉल्टर जो अपने मिशन पर अड्डा हुआ था। डेविड और वॉल्टर एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। अचानक डेविड वॉल्टर पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। भारी चीजें टूटने लगती हैं। वॉल्टर ताकतवर था, लेकिन डेविड ज्यादा चालाक था। वह उसे एक भारी मूर्ति के नीचे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल्टर बच निकलता है। दोनों एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, लेकिन आखिर में डेविड वॉल्टर के हाथ को गंभीर रूप से घायल कर देता है और उसे गिरा देता है। फिर वह कुछ कहकर वहां से चला जाता है। उधर डेनियल्स और लोपे को पता चलता है कि कैप्टन ओरम मर चुका है। अब उनके पास वहां रुकने का कोई कारण नहीं था। वे कवनेंट की तरफ लौटने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक नया खतरनाक क्रीचर उनका पीछा करता है। ये नियोमॉर्फ से अलग, काला, चमकदार और बेहद तेज था। वह क्रीचर अचानक कोल पर हमला कर उसे मार देता है। लोपे किसी तरह भागता है, लेकिन उसके चेहरे पर एसिड लग चुका होता है और वह दर्द में भाग रहा होता है। क्रिएटर डेनियल्स वापस डेविड के पास पहुंचती है, लेकिन तभी जोरदार हमला होता है। वॉल्टर वापस आ चुका था। डेनियल्स हैरान रह जाती है। वॉल्टर बताता है कि वह सेल्फ रिपेयर सिस्टम से ठीक हो गया था। अब दोनों एंड्रॉइड्स फिर आमने सामने थे।
डेनियल्स और लोपे वहां से निकल जाते हैं और वॉल्टर वहीं रुक जाता है। दोनों के बीच फिर भयंकर लड़ाई होती है। आखिर में वॉल्टर डेविड को हरा देता है और उसका फ्लूट ले लेता है। फिर वह वापस चला जाता है। कवेनेंट का क्रू किसी तरह उस खतरनाक जगह से निकल जाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि डेविड ने पूरी यात्रा को अपने प्लान के लिए इस्तेमाल किया है। जहाज पर एक और खतरनाक क्रिएचर मिलता है जो अब बड़ा होकर असली जेनमॉर्फ बन चुका था। वह क्रू पर हमला करता है। गोलीबारी होती है, लेकिन जहाज खतरे में पड़ जाता है। किसी तरह उसे बाहर फेंक दिया जाता है। सबको लगता है खतरा खत्म हो गया, लेकिन असली खतरा अंदर ही था। डेविड भी जहाज पर पहुंच चुका था और उसके पास एम्ब्रियोज थे। उसने पहले ही सब तय कर लिया था। वह वॉल्टर की पहचान लेकर खुद को छुपा लेता है। डेनियल्स भी उसे असली वॉल्टर समझ लेती है। वह उस पर भरोसा कर लेती है और उसे फ्लूट भी देती है। कवेनेंट अपने मिशन की तरफ बढ़ता रहता है। डेनियल्स भी सोने की तैयारी करती है और वॉल्टर समझे जा रहे डेविड से बात करती है। उसे लगता है सब सुरक्षित है, लेकिन असल में डेविड ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। वह कंट्रोल रूम में जाकर जहाज का रास्ता बदल देता है। अब जहाज ओमेगा 6 की जगह उस ग्रह की तरफ जा रहा था जहां उसके एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। लेकिन डेनियल्स को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह वॉल्टर को ध्यान से देखती है। उसे याद आता है कि डेविड ने एक बार एक कविता का नाम गलत बताया था। एक सिंथेटिक एंड्रॉयड से ऐसी गलती होना लगभग नामुमकिन था। डेनियल्स को शक होता है, क्या सामने खड़ा वॉल्टर सच में वॉल्टर है? वह सीधे उससे पूछती है, जेकब के लिए हमने कौन सा गाना बजाया था? वॉल्टर रुक जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखाई देती है। डेनियल्स फिर वही सवाल पूछती है, लेकिन वॉल्टर जवाब नहीं दे पाता और अब डेनियल्स समझ जाती है उसके सामने वॉल्टर नहीं, डेविड खड़ा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेविड तुरंत हाइपर स्लीप पॉड एक्टिवेट कर देता है। डेनियल्स चीखती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में गैस उसके पॉड के अंदर भर जाती है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। डेविड नर्सरी में जाकर एम्ब्रियोज की रोज को देखता है, फिर उन हजारों सोते हुए लोगों की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग पूरी होने के बाद उसे देख रहा हो। और फिर स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। अगर डेविड सच में उस प्लेनेट पर पहुंच गया तो क्या होगा? क्या वह इन हजारों कॉलोनिस्ट को सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करेगा, या फिर वह ऐसी एलियन आर्मी बनाएगा जो एक दिन पूरी इंसानी सिविलाइजेशन के लिए खतरा बन सकती है? और शायद यही वजह है कि इस कहानी का सबसे डरावना विलेन कोई एलियन नहीं था। सबसे खतरनाक चीज इंसान द्वारा बनाया गया एक ऐसा दिमाग था जिसने खुद को इंसानों से बेहतर समझना शुरू कर दिया था। और आखिर में जिसे डेनियल्स अपना प्रोटेक्टर समझ रही थी, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। यही था एलियन, कवेनेंट का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।